बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करें कि क्या 5 अगस्त के बाद मुल्क में एक नई मज़ाहमत जन्म लेने वाली है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिर्फ जेल की चारदीवारी तक महदूद है या वहां से भी सियासी चालें चली जा सकती हैं। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान खुद अपनी ही हुकूमत से गैर मुतमईन हो चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेल में कैद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहूलियात बहाल हो चुकी हैं। टेलीफोन कॉल, अखबार, किताबें सब वापस दे दिए गए, मगर उसके साथ साथ एक और खामोश पैगाम भी वापस आया है कि अगर गवर्नेंस नहीं चलती तो वजारत आला छोड़ दी जाए। ये दो टोक पैगाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए, और जवाब भी उतना वाज़ेह था कि हुकूमत खान की अमानत है, जब वो कहें दे छोड़ दी जाएगी। मगर सवाल यहां पर खत्म नहीं होते। खान को अपनी जमात के अंदर क्या कुछ हजम नहीं हो रहा। सेनेट की सियासत में मिशाल यूसुफजई का इंतखाब और अलीमा खानुम का जारे बयान, जिसे इमरान खान ने खुद सियासी बयानबाजी कहकर मुस्तरद कर दिया। और अब दावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल अराकीन के ज़िमनी बायकॉट करेगी। अलीमा खानुम का इस ज़िमन के अंदर क्या कहना है, वो जरा मुलाहिजा करें। जो लोग इनलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई पे एतमाद किया था। इनके खिलाफ ये जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर पीटीआई नहीं पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये बाइकॉट सियासी हिकमत अमली है या फिर एक अमली बेबसी का ऐलान है। सियासी मंजरनामा अब धुंधला है, लेकिन बयानिया एक बार फिर वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान एक बार फिर अगस्त की दहलीज पर मज़ाहमत की नई लकीरों को खींच रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह खामोशी से फटने वाला एक और तूफान है। क्या जेल की खामोशी सियासी मैदान की गूंज से ज्यादा गहरी हो चुकी है। और क्या इमरान खान सिर्फ मज़ाहमत की तैयारी में है या पार्टी के अंदर भी सफाई शुरू कर चुके हैं। यह सिर्फ बयानात का खेल नहीं है, यह इक़्तिदार, मज़ाहमत और सियासी अदम बर्दाश्त की नई किस्त है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब ने। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियाजी साहब, खान साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी पे अदम इत्मीनान का जो इजहार है, क्या वाकई केपी में गवर्नेंस मसाइल का शिकार है और क्या वज़ीर आला पर खान का एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहली बात तो ये है कि खान साहब का ये कहना कि अभी और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि हम ही इस मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं। सूबों के अंदर अगर कहीं आपको इश्यूज आ रहे हैं, कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि फाटा और पाटा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं उनको सेटल किया जाए, खान का ये मौकफ है। और दूसरा, हमें जहां जहां पे प्रॉब्लम्स है, यानी कि अमन के हवाले से प्रॉब्लम्स है, वहां आप फ्रंट फुट पे रहें ताकि हम लोगों को, केपी को एक पुरअमन सूबा बनाएं। तो उसका खान साहब का बेसिक मकसद ये है। खान साहब ने इसलिए कहा है कि आपको फ्रंट फुट पे रहना चाहिए, दहशत गर्दों से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, तो नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त प्लानिंग अगर देखी जाए तो केपी से ही तमाम तर तहरीकें जो हैं वो ज्यादातर लीड होती रही हैं या वहां पे ज्यादातर अवाम निकलते रहे। तो आप समझते हैं कि इस बार भी ज्यादा फोकस 5 अगस्त को उधर का ही होगा दूसरे सूबों की बनिस्बत? यासिर, मैं थोड़ा सा ना, ये मेरी बयान भी ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल नजरियात रखने वाली जमात है, पुरअमन जमात है। हमारा पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर, रूल ऑफ लॉ के साथ हर शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा होना चाहिए, जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। हम हमेशा से पीस ऑफ माइंड के साथ आगे गए हैं, पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल नजरियात रखते हैं, पॉलिटिकल सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमें हमेशा, जो आपने देखे, बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि जी हम तो कोई वायलेंस करना चाहते, कतअन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न वायलेंस में पहले थी, न अब है, न होगी। और न हम किसी ऐसे फर्द को, न कैसे ऐसे गिरोह को, न हमने हौसला अफजाई की है, न करेंगे। हम पॉलिटिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, कैथारसिस के साथ आगे बढ़ेंगे, डिबेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। अच्छा, नियाजी साहब, एक इस ज़मीन में एक सर सवाल है। अगर खान साहब की ट्वीट देखें तो बात पता चलती है 5 से 14 अगस्त के माबैन की तहरीक की,
और फिर हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं हो जाता तब तक ये तहरीक चलेगी। लेकिन हम पार्टी चेयरमैन से पूछें तो वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त को अपने अपने शहरों के अंदर बाहर निकलना है, एक दिन की एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो आपसी रिफ्ट है ये कारकुनान तक भी मुंतकिल होती है, ये समझने वाले तजियाकारों के लिए भी नए मौजुआत खोलती है। ये रिफ्ट क्यों है? मतलब रिफ्ट से आपसे क्या मुराद है? हम तो 2022 से अपनी तहरीक को चलाए हुए हैं जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए, सॉवरन पार्लियामेंट के लिए। तो आपको रिफ्ट कहां पे नजर आती है? मैंने इसलिए अपने बयान की वजाहत की है कि ये चीज रिकॉर्ड पे रहना चाहिए कि खान साहब के जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमने सॉलिडेरिटी दिखानी है हर शख्स के साथ, हर उस सोच के साथ जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है। और मेरे केसेस जो हैं वो बैरट की बुनियाद पे अदालतें देखें। और दूसरी बात यह है कि हम पुरअमन रहेंगे, पुरअमन सोच को फरोग देंगे और पुरअमन तरीके के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यानी इसका मैं न्याजी साहब ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये एक एक्सरसाइज है, यानी 5 अगस्त को ही एहतजाज होगा और एहतजाज वाइंड अप हो जाएगा? जहद मुसलसल है, जहद मुसलसल है, इसकी शेप बदलती रहेगी। मतलब लोग रैलीज भी निकाल रहे हैं, अभी भी निकल रही हैं, लोग सोशल मीडिया पे भी अपने अपने जो ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लोग कन्वेंशन भी कर रहे हैं, बार्स में, हाई कोर्ट बार्स में, वहां पे भी वकला अपने अंदाज से जो है वो नजरियात जो है पेश कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। कहीं पे गुब्बारे जो है वो लोग घरों से उड़ा रहे हैं, तो ये पीसफुल हुआ ना जी। और कहीं पे लोग जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग, क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है और 5 अगस्त पहले आ गया, तो 5 अगस्त को जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो साथ बुलंद कर रहे हैं। तो ये एक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत पे हमारा यकीन है। अच्छा, खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने की इतलात है और उनके जो वीज़ाज़ हैं उनकी आईडी भी जारी हो चुकी है, तो क्या कि वो इस तहरीक में हिस्सा लेंगे? क्योंकि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ तरह की बातें होती रहीं। कभी ये बात होती रही कि सिर्फ मुलाकात के लिए आएंगे, कभी ये होता रहा कि नहीं वो तहरीक के अंदर हिस्सा लेंगे, कभी ये होता रहा नहीं ये गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। उनके पाकिस्तान आने के मकासद में तहरीक शामिल है या सिर्फ मुलाकात शामिल है? अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मुलाकात शामिल है। उससे आगे का प्लान मुलाकात के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। खान साहब अगर ड्यूटी असाइन करते हैं अपने बेटों को कि इस तहरीक का हिस्सा बने, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त तक बहैसियत कोऑर्डिनेटर जनाब पैटर्न इन चीफ इमरान खान, उनकी बिहाफ में ये आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुलाकात है। मुलाकात उनका हक है, वो खान साहब के बेटे हैं, खान साहब की फैमिली है, वो सारी खान साहब के लिए कंसर्न है। और मैं समझता हूं कि ये उनका कानूनी हक है कि वो अपने बाप को मिले। हाँ, बाप उनका, हमारा लीडर उनको क्यों ड्यूटी देता है, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा न्याजी साहब, एक चीज़ बताइए, आपने कहा जी जहद मुसलसल है हमारी। एक वक्त था कि जब आप लोग सियासत के अंदर मौजूद थे, हुकूमत के अंदर मौजूद थे, आप लोगों ने पार्लियामान से बाहर निकल जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। आप लोग निकल गए, फिर कहीं पशेमानी का इजहार भी हुआ कि नहीं हमें उस सिस्टम के अंदर रहना चाहिए था। फिर जैसे तैसे निशानात भी नहीं मिले और फिर वापस सिस्टम के अंदर आए और आप लोगों को मालूम था कि उसके नताइज ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अलीमा खानम साहिबा का यह कहना कि नाअहल होने वाले जो अराकीन हैं उनके हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा, क्या ये सूदमंद फैसला है और माजी की निस्बत अब के नताइज इसके मुख्तलिफ क्या होंगे? या सिर्फ कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बंदूक की बात की है या कोई मतलब वायलेंस की बात की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सिस्टम के अंदर मौजूद थी। हाँ, हम कहते क्या है, हमारी एक सोच है, हम कहते हैं कि इलेक्शन अगर हो तो उसके लिए ऐसे अंपायर हो, ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिसके नतीजे में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, वो पार्लियामेंट सॉवरन हो, जिसको मुंतखब कर किसी भी पार्टी को मुंतखब करना चाहती है उनका लोगों का जमहूरी है, लोगों को जमहूरी हक दिया जाए। हमारा बुनियादी नुक्ता नजर हमेशा से ये रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि उठा के हमें गवर्नमेंट दे दी जाए। हम कहते हैं कि एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक
सिस्टम है उस सिस्टम से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, हम जब देखते हैं कि जी सिस्टम पे लोगों का यकीन नहीं रहा, तो जब असेंबलियों पे लोगों का यकीन नहीं रहा, अब भी हमने कोशिश की है कि हम इस असेंबलियों का हिस्सा बने, लेकिन खुद जब गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि वो हमें इस असेंबलियों से बाहर धकेल रही है। आपने पंजाब के अंदर देखा होगा, सेनेट के अंदर देखा होगा, लेकिन सर मैं कथा कलामी के लिए माजरत इंतहाई एहतराम से सर, अगर तो ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करना है और असेंबलियों के ऊपर एतमाद नहीं रहा तो इस वजह से करना है, तो उसके बाद फिर मौजूदा सूरत हाल में तो आपको बकिया असेंबली की नशिस्तों से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर कुली तौर पर ये एतमाद नहीं रहा तो फिर ये किसी जगह पे एतमाद साजी का फुकदान और किसी जगह पे रहना है। मेरी बात मुकम्मल, आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। मुझे ये बताएं कि लोग मैंडेट देते हैं आपको, मुझे, आपको देते हैं, मुझे देते हैं। अगर आपकी जो लोगों का मैंडेट दिया हुआ जो आपको मिला है वो फॉर्म 47 की नजर चला जाए, तो हम समझते हैं कि ये जो चीजें हो रही है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लोगों का एतमाद नहीं रहा, जब एक सॉवरन पार्लियामेंट ही नहीं रही, वहां इररेलेवेंट चीजें हो गई हैं, तो क्या वहां पे जाके सिर्फ तनख्वाह लेना मतलब कोई जरूरी तो नहीं है ना। वो हम जदोजहद बाहर से भी कर सकते हैं, वो जदोजहद हम अंदर से भी करना चाहते हैं, लेकिन जब खुद फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हमें बाहर फेंकना चाहती है, बाहर रखना चाहती है, तो हम समझते हैं कि फिर हम इनको इंडोर्समेंट क्यों दें। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बना ली है ना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट तो नेशनल असेंबली तो ना रही ना, अपनी पार्लियामेंट, अपने बेंचेस, अपना सिस्टम, अपना मीडिया, अपनी मतलब देखिए हुकूमतें तो होती थी पाकिस्तान की, अब ये कहा नहीं हमारी हुकूमतें हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, तो सब चीज जो अपनी 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 लगी पड़ी है, तो हमें चाहिए कि हम क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान के नौजवान के लिए, पाकिस्तान के मजदूर के लिए गवर्नमेंटें होनी चाहिए ना। ठीक, मैं नियाज़ी साहब, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि अलीमा खानम साहिबा हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, उनकी जो मौज़ूआत गुफ्तगू के होते हैं वो खान साहब को ही लेके होते हैं, लेकिन विशाल यूसुफ जई साहिबा के सेनेटर बनने के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया और तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब इसे सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं। जब ये सियासी बयानबाजी की बात आती है तो उसमें अलीमा खानम का किरदार तो सियासी है ही नहीं, ना ही कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर उन्हें पोर्ट्रे किया है, तो फिर ये सियासी बयानबाजी कैसे हो सकती है? यासिर, इस पे मेरे ख्याल में मैं बयान ना है, मैं इसको वेल लेफ्ट करना चाहूंगा। इस पे मेरी डिबेट बनती नहीं है, ठीक, क्योंकि मेरी भी बड़ी बहन है और खान साहब की भी मतलब एक इज्जत का रिश्ता है। उसके ऊपर जो है अगर उधर से कल जो है कोई डिबेट, दोनों हमारी बहन की एक स्टेटमेंट आई है, उनके एक नुक्ता नजर है, मे भी उन्होंने जो फील किया हो, तो खान साहब की तरफ से अगर कोई बयान आया है तो वो बेहतर है मेरे लिए वहां पे। अच्छा, ठीक है, ठीक। फिर एक और सवाल मेरा ले लें, वो इस ज़मन में कि ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये तहरीक जो है इसे महमूद खान अचकज़ई साहब भी लीड कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वही लीड करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि हम अलामती तौर के ऊपर या अखलाकी महाज के ऊपर इसका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब इसे लीड नहीं कर रहे। तो ये अपोजिशन के साथ भी जो मामलात थे वो भी अभी तक मुकम्मल गूंथे हुए क्यों नहीं है? नहीं, आपको आपके इल्म में हो कि हमारा आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हमारा एक फोरम है, वहाँ तमाम जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं एक नुक्ते के ऊपर कि जी हमें रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है अपनी सोच देनी है, अपना कैथारसिस देना है, अपनी डिबेट देनी है पाकिस्तान। इसके ऊपर तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जदोजहद कर रही है वो अमली तौर पे ग्राउंड पे भी कर रही है, तो उनका ये कहना दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अखलाकी तौर पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं खड़े। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाज़ी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक उस मंजरनामे की बात करते हैं कि जिस मंजरनामे में पाकिस्तान की बरतरी अब मगरबी ऐवानों में गूंज रही है। पहले सवाल ये उठाया जाता था कि क्या पाकिस्तान ने वाकई भारत के नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले राफेल तैयारे को गिरा दिया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की महंगी तरीन दिफाई खरीदारियों में शामिल राफेल की हैसियत क्या रह गई हो गई। सवाल यह भी उठाया जाता रहा कि क्या भारत सिर्फ हथियार खरीद रहा है या दुश्मन के हथियारों की समझ बूझ से भी गाफिल हो चुका है।
ये कोई अफसाना नहीं था, कोई दावा नहीं था। ये बरतानवी मीडिया ने अब लम्हा बलम्हा की रूदात शामिल की है। 7 मई की रात जब दुनिया सो रही थी, जनूबी एशिया की फजाओं में एक जंग बरपा थी। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि ऐसी जंग जिसमें सिर्फ मिसाइलों का तसादुम नहीं हुआ, जहानत, चालाकी और इंटेलिजेंस का इम्तिहान हुआ। रॉयटर्स ये लिखता है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम वाकये की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, एक सबक दिया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू कई दिनों से एयर ऑपरेशन रोम में मौजूद थे। रात को सोने की बजाय रेडार की चमकती स्क्रीन पे दुश्मन की हर हरकत देखते रहे, और जब भारतीय तैयारे रेडार पे नमूदार हुए तो J-10C रवाना हो चुके थे। वो सिर्फ रवाना नहीं हुए, राफेल को निशाना बनाने के हुक्म के साथ रवाना हुए। ये कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल भी नहीं था, ये किल चेन का अमली मुजाहिरा था। चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल्स के साथ जिनकी रेंज का भारतीय इंटेलिजेंस ने गलत अंदाजा लगाया। नतीजा क्या निकला? राफेल गिरा। लेकिन ये एक मिसाइल से ज्यादा एक हिकमत अमली की फतह थी, और पाकिस्तानी J-10C तैयारे खामोश रेडार मोड में थे। उनकी आंखें कहीं और थी। रियल टाइम फीड देने वाला निगरान तैयारा उन्हें रहनुमाई दे रहा था, और भारत को खबर तक न हुई और उसका बरतरी का निशान नीचे गिरा। ये रात का समा था, 2 घंटे का वक्त था। मजमूई तौर पे 110 तैयारे महवे परवाज थे, जिसमें पाकिस्तान की होशियारी भारत की गफलत पर हावी हुई। और अब सवाल यह है कि क्या भारत ने जो अरबों डॉलर में फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी खरीदी वो सिर्फ एक नारा थी? क्या इंटेलिजेंस की गलतियां महंगे हथियारों को कागजी शेरों में बदल सकती हैं? और क्या पाकिस्तान एक नई दिफाई हिकमत अमली के साथ एक कदम आगे जा चुका है? ये सवालात आज भी जवाब मांगते हैं, और हम वो सवाल करेंगे जो बाकी नहीं करते। हम वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसको लोग छुपाना चाहते हैं, और वो सच सामने लाएंगे जो मेज पर रखा तो है लेकिन आंखों से ओझल है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर मसूद साहब, रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि PL-15 मिसाइल की रेंज के गलत अंदाजे को राफेल की तबाही की बुनियादी वजह करार दिया गया। आपके ख्याल में ये भारतीय एयरफोर्स की इंटेलिजेंस नाकामी थी, या फिर भारतीय एयरफोर्स का फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अंधा एतमाद था? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पिछले 2-3 महीनों से अगर आप तमाम खबरों को देखें, एनालिस्ट जितने भी दुनिया के हैं, और इवन भारत के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, और जो उनके अपने मिलिट्री एनालिस्ट हैं, स्पेशली जो एयरफोर्स पे नज़र रखते हैं, तरह तरह की स्टेटमेंट्स आपके सामने आई हैं। पिछले दिनों ये भी कहा गया था कि चाइना ने और टर्की ने जो है वो पाकिस्तान का इश्तराक किया और पाकिस्तान की मदद की इस जंग को लड़ने में। फिर उन्होंने ये भी एक बहुत ज़्यादा बात की, और इसका जिक्र किया असेंबली में भी, कि हम जो थे वो बेसिकली टेररिस्ट को निशाना बना रहे थे। तो हमारी फिजाइया को जो डायरेक्शन दिया गया था वो सिर्फ ये था कि उन्होंने टेररिस्ट के कैंप्स को अटैक करना है, और कोई मिलिट्री टारगेट्स को या कोई हवा में जो जहाज होंगे उनको मारने का कोई नहीं था हदफ जो हमारी लीडरशिप ने दिया। ये तमाम चीजें। अब जो तीसरी चीज जो इस दफा आई है वो ये कि जी इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि हम PL-15 की रेंज जो थी वो भारत को पता नहीं थी, और जो पाकिस्तान के पास PL-15 है उसकी रेंज का जो अंदाजा था वो नहीं थी, जो कि एक्चुअली चाइनीज ने पाकिस्तान को दिया हुआ था। लेकिन जी वीकनेसेस तो हैं, डेफिनेटली इंटेलिजेंस की वीकनेस है, ये लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग की वीकनेस है, ये ओवरऑल एक आप देखा जाए तो जो इन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए थे उनकी शिकस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो जंग हुई, जो एयर बैटल हुई बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें चंद हकीकतें हैं जिनको जहन में रखना बहुत जरूरी है। कि चीज तो ये कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, और वो अब सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। इस आर्टिकल में भी रॉयटर्स ने ये कहा है कि कम से कम एक जहाज गिरा, और वो मोस्ट प्रोबेबली राफेल था। तो कम से कम से मुराद ये कि जहाज उनके जरूर गिरे, जो हम क्लेम करते हैं कि 6 जहाज उनके गिरे। तो ये 1 और 6 का मामला नहीं है, मामला ये है कि उनके जहाज जो है उनको पाकिस्तान फिजाइया ने निशाना बनाया, और उनका स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज जो उनकी बैकबोन था वो गिरा इस मार्के के दौरान, और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत है, जो कि आप जब भी एयर बैटल में जाते हैं और किसी दुश्मन के जहाजों को गिरा दें आप हवा में, तो वो आपकी कैपेबिलिटी शो करता है, वो आपकी ट्रेनिंग शो करती है, वो आपकी प्रोफिशिएंसी शो करती है, क्वालिटी ऑफ एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स जो होते हैं
फ्रॉम ऑपरेशनल टू टेक्टिकल लेवल वो उसकी तर्जुमान होती है। तो उस लिहाज से बारहा इस चीज का जिक्र किया गया है और इस आर्टिकल में भी जिक्र किया गया किल चेन का। तो वो किल चेन जो थी पाकिस्तान की वो ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, और उसके अंदर जो डाटा लिंक का जिक्र किया गया लिंक 17 का, वो इंडिजिनसली डेवलप्ड लिंक था जिसने तमाम सेंसर्स और शूटर्स को मजबूत तरीके से बांधा हुआ था। एक नेटवर्क तरीके से उस लिंक 17 ने सबकी पिक्चर को एक आप समझ लें कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मौजूद थी सबके पास। लेकिन सर एक सवाल ये है कि आप अगर राफेल को देखें तो राफेल का हवा किस चीज का था? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रेडार में पकड़े जाना, ये एक अहम सवाल है कि हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या थी कि हमने एक स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट किया, उसको लॉक किया और फिर उसको टारगेट भी बना लिया। जी देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप जहाज 1 to 1 अगर मुआवजा करें तो डेफिनेटली जो राफेल की ओवरऑल क्वालिटीज हैं टेक्नोलॉजी वाइज वो बेहतर हैं। उसमें स्टेल्थ वाला एलिमेंट तो शायद इतना शामिल नहीं, लेकिन उसका जो मिसाइल है मीटियोर और उसके साथ उसका जो स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू स्वीट है वो बहुत मतलब एक किस्म का दुनिया का बेहतरीन ईडब्ल्यू स्वीट समझा जाता है, जिससे वो जहाज को ना सिर्फ अपने छुपा सकते हैं बल्कि दुश्मन के जहाज को वो उसकी जैमिंग कर सकते हैं, उसके रडार को अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी सब्सिक्वेंटली जो मिसाइल की रेंजेस है उसको कम कर सकते हैं। सो वो तमाम चीजों के होने के बावजूद जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी वो हमारे सिस्टम की इंटीग्रेशन थी। हमारा जो अपना जितने भी सिस्टम हवा में मौजूद थे, चाहे वो सेंसर्स थे या शूटर्स थे, वो एक सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। और वो सिस्टम जिसे हम लिंक 17 कहते हैं और जो टेक्टिकल डाटा लिंक था हमारा, वो इन तमाम चीजों को जो है एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर वो दे रहा था। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपकी जो तमाम सेंसर्स और शूटर्स या तमाम प्लेयर्स जिसे कहते हैं एक एयरफोर्स की लैंग्वेज में, जो उस वॉर जोन में मौजूद थे वो इंटीग्रेटेड थे इस सिस्टम के साथ। सो वो हमारी चीज जो थी वो हमारी मजबूती थी। और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग और जिस तरह इसमें जिक्र हुआ लीडरशिप का भी, वो भी एक बड़ी मजबूत थी कि लीडरशिप का डायरेक्शन जो था बड़ा क्लियर था कि कोई दुश्मन का जहाज, कोई एग्रेसर जो है वो जो है इधर से बच के ना जाए। मतलब वी विल नॉट लीव एनी एग्रेसर टू गो बैक होम से। चले सर, ये तो अब मगरबी मीडिया इसको तस्लीम कर गया है और इसकी बर्तरी जो पाकिस्तान की है वो तो अब साबित हो चुकी। अब अगर मुस्तकबिल के ऊपर नजर दौड़ाएं और हाल के ऊपर अगर तस्करा करना चाहें तो मेरे ख्याल से मिग 21 के जो 2 स्क्वाड्रन आखिरी हैं उनको भी ग्राउंड करने की बातें हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पे रिटायर हो जाएंगे। अब मैं अगर मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा तो भारत के पास गालिबन 29 स्क्वाड्रन पीछे रह जाएंगे इस वक्त जो एक्टिव हैं। मकामी तेजस अभी तैयार नहीं हुआ और फिर कोई और दरामद की अभी बातें नहीं हो रही। पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में 25 स्क्वाड्रन है। तो फजाई बर्तरी मुस्तकबिल में कैसी दिखाई देती है और उसमें अभी तक जो टेक्नोलॉजिकल सेटबैक देखना पड़ रहा है भारत को, वो कितना बड़ा है? देखिए जी, ये राफेल के ऊपर उनकी बड़ी डिपेंडेंस थी, वो बैकबोन था उनका। और जिस तरह आपने पुलवामा में भी देखा कि उन्होंने बारहा कहा कि राफेल हमारे पास होता तो हम ये बैटल जीत जाते या उसका रिजल्ट्स डिफरेंट होते, तो वो भी देख लिया उन्होंने करके। तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की फिजाइया और इंडिया की फिजाइया में टेक्नोलॉजी के लिहाज से और नंबर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इंडिया तो कहता है कि उसने टू फ्रंट वॉर लड़नी है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ और 45 स्क्वाड्रन्स उनके होने चाहिए, तो उनके 31 स्क्वाड्रन्स हैं। अब जिस तरह आप ये बता रहे हैं मिग 21 इनके फेज आउट हो रहे हैं, बहुत जल्द इनके जैगुआर्स भी फेज आउट हो जाएंगे। तो इनका एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगले 10 साल तक कोई इंडिया की फिजाई बर्तरी इंडिया किसी तरह से भी हासिल नहीं कर सकता, जहाजों के मामले में भी और टेक्नोलॉजी के मामले में। अब अगर हम इसका मुआवजा आज की इन्वेंटरी के साथ करें और आज की टेक्नोलॉजी के साथ करें और नंबर्स के साथ भी करें, तो इंडिया का ये गैप बहुत ज्यादा इस वजह से क्रिएट हुआ। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो तवज्जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही, जो बारहा इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स ने उन्हें बताया भी और ये भी बावर कराने की कोशिश की कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो सके। और उसमें तिजास जो है वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसने
ये गैप क्रिएट किया, उसके ऊपर भी इनकी बहुत डिपेंडेंस थी कि हम अपना एक इंडिजिनस जहाज करेंगे जिस तरह हमारा JF-17 है, और वो जो है 4.5 जनरेशन का गैप फिल करेगा। वो ऐसा हो नहीं सका। उसके बहुत सारे मामलात थे, टेक्नोलॉजी भी थी, उसके इंजन भी थे, उसके इश्यूज अभी तक चल रहे हैं। सो वो गैप 20-25 साल से वो कोशिश कर रहे थे और वो पूरा नहीं हो सका। तो उस गैप को पूरा करने के लिए अब इन्हें बहुत इमरजेंसी और आप कहें कि एग्रेसिव तरीके से इंडक्शन करनी पड़ेगी, ताकि वो इवन पाकिस्तान का भी फिजाई मार्के में या एयर बैटल में किसी तरह से आने वाले सालों में मुकाबला। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ बातें हो रही थी अपाची हेलीकॉप्टर के भारत में आने के हवाले से कि भारत में हेलीकॉप्टर की एक बर्तरी हो जाएगी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी आ रही है। दूसरी तरफ हमने Z-10ME को शामिल किया है जो चाइनीज हेलीकॉप्टर है। अगर इनका मुवाजना किया जाए तो क्या यहाँ पे फजाई बर्तरी के लिहाज से या तकनीकी सलाहियतों के लिहाज से हम बराबरी पे? जी देखिए, हेलीकॉप्टर्स, गनशिप हेलीकॉप्टर्स का एक पर्टिकुलर रोल होता है और वो उस रोल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जो इंडियन की अपाची लेना चाह रहे हैं और जो ले भी रहे हैं और जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद भी हैं, वो भी बड़ा कैपेबल है। और ये चाइनीज जहाज जो हमने लिया है, इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर है। लेकिन देखें, गनशिप के जो है वो एयरबोर्न असॉल्ट्स के लिए या वो कोई ग्राउंड टारगेट्स को वो तब हिट करते हैं या उनकी तब जरूरत आती है जब एक लेवल की आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एयर मौजूद हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि जहाजों की बर्तरी हासिल होनी चाहिए। जो आपके जहाज हैं वो कंट्रोल हासिल करते हैं एयर का, और फिर हेलीकॉप्टर्स की इंप्लॉयमेंट होती है। हेलीकॉप्टर के मामले में ये चाइनीज जहाज बिल्कुल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाला है, और ये जो इसके रोल है उसके मुताबिक इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो रोल्स डेफिनेटली पूरे करता है। मगर सबसे पहली जो चीज है वो कंट्रोल ऑफ एयर है, और फिजाइया या एयरफोर्स को वो कंट्रोल हासिल करना जरूरी होता है। उसके बाद फिर ये हेलीकॉप्टर एयरबोर्न जो मिशंस होते हैं वो किए जाते हैं। उसकी जब तक कंट्रोल ऑफ एयर हासिल नहीं है तो हेलीकॉप्टर के या ये हेलीबोर्न या अटैक हेलीकॉप्टर्स के जो रोल होता है उनको निशाना बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपके पास कंट्रोल ऑफ एयर मौजूद हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर इंडिया बहुत सारे अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स लेता है जो बड़े आप कह लें कि अच्छे टेक्नोलॉजी वाइज हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन उनका रोल बड़ा लिमिटेड रोल है। उनको एवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको किसी किस्म के ऐसे टारगेट्स को जो कि हिडन टारगेट्स हों उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है एंटी टेरर अगर कुछ कैंप्स हैं उनको टारगेट किया जाए, लेकिन वो तब मुमकिन होगा अगर उनकी फिजाइया ने उस जगह पे एक कंट्रोल ऑफ एयर किया हो या एयर डोमिनेंस हो, जिस तरह इजराइल ने हासिल किया डिफरेंट जंगों में या इस जंग में भी एक और हमने भी पहले 2 घंटों में जो 6 और 7 की रात को हुआ तो पाक फिजाइया ने एक डिग्री ऑफ कंट्रोल हासिल किया और कंट्रोल ऑफ एयर पाकिस्तान फिजाइया के पास मौजूद था। उसके बाद आप हेलीबोर्न ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ग्राउंड ट्रूप्स के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, नेवी के भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी चीज जो है वो ये कि आपके जो जहाज हैं और आपकी जो फाइटर्स हैं और एयरफोर्स की बर्तरी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। एयरफोर्स की बर्तरी होनी बड़ी जरूरी है और मुस्तकबिल की जंगों में एयरफोर्स की बर्तरी ही किसी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है और किसी दुश्मन मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के बाद मौशरती मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हम सियासी मंजरनामे पर भी बात कर चुके हैं, हम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर भी बात कर चुके हैं। अब एक ऐसा मंजरनामा है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, जो मुआशी मंजरनामा भी है, मुआशरती मंजरनामा भी है, अवामी मंजरनामा भी है और माहौलियाती मंजरनामा भी है। एक वक्त था कि हम बारिश का गाना सुनते थे, अब वही बारिश जो है वो जनाजे उठाती है। हम जिस ज़मीन के ऊपर खड़े हैं वो अब खुद हमारी दुश्मन बन चुकी है, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी गर्मी की लहर में, कभी ज़मीन खिसकने के सानहे में। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन ज़मीन है या हम खुद हैं। अभी जुलाई 2025 का महीना मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान में सैलाब से 279 अफराद हलाक, 670 जख्मी और 1500 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। क्या ये महज कुदरती आफत थी या इसके पीछे हमारी अपनी लापरवाहियां छुपी हुई थी? दुनिया भर में कार्बन के बाद सबसे बड़ा माहौलियाती मुजरम डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई है।
साल 2024 में दुनिया के बारानी जंगलात का 6.7 मिलियन हेक्टेयर रकबा तबाह हुआ। हर मिनट में 18 फुटबॉल ग्राउंड्स जितने दरख्त जलाए गए या काट दिए गए और सिर्फ इस एक साल में 3.1 गीगा टन कार्बन फजा में खारिज हुआ है। यह उतना ही है जितना पूरा भारत एक साल में फॉसिल फ्यूल से खारिज करता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा अफसोसनाक हकीकत यह है कि इन दरख्तों का बड़ा हिस्सा इंसान ने खुद जलाया है, सिर्फ खेती बाड़ी या बिल्डर्स की खातिर। और पाकिस्तान, हम तो वैसे ही माहौलियाती लिहाज से एक नाजुक मुल्क है। हमारा जंगलाती रकबा महज 5% है, एशिया के बदतरीन ममालिक में शामिल, और यह भी कम होता जा रहा है। 2021 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने तकरीबन 1000 हेक्टेयर कुदरती जंगलात खोल दिए। हमारा सालाना डिफॉरेस्टेशन रेट 11,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। दरख्तों का कटना अब सैलाब की शिद्दत को दोगुना और तबाही को फैला देता है। दरख्त नहीं होंगे तो बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होगा, मट्टी बहेगी, दरिया उबलेंगे और पुल, घर, स्कूल सब बह जाएंगे, जैसे हम हर साल होते देख रहे हैं। यह सिर्फ कुदरत का गजब नहीं है, यह इंसान का लालच है और हुकूमती गफलत है। पहाड़ी इलाकों में लोग लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं है। टिम्बर माफिया खुलेआम पूरे जंगलात को हड़प कर जाता है और कानून खामोश है। ज़राअत के नाम पे जंगलात साफ कर दिए जाते हैं, शहरों की वसअत, सोसाइटीज और सड़कें बना दी जाती हैं, सब दरख्तों को निगलते जा रहे हैं। गुर्बत, लाइल्मी और हुकूमती नाहिली ने इस अलमिये को नाकाबिले वापसी बना दिया। हमने खुद अपना कुदरती दिफा खत्म कर दिया है। सैलाबों में इजाफा, जमीन का कटाव, घरों का तबाह होना, जंगली हयात का खात्मा, छोटे किसानों की जमीन का बंजर हो जाना और फिर बेघर होना, बेरोजगार लोगों का हो जाना और भूखे लोग जो कभी उन जंगलात पर जिंदा थे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद को ही जड़ से काट रहे हैं? अब दुनिया की अदालत ने अभी जो माहौलियाती जुर्म को जुर्म मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ महज अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी फरीज़ा है। अब जो मुल्क अपने माहौल को बर्बाद करेगा या जो मुल्क क्लाइमेट चेंज को रोकने में नाकाम होगा, उस पर आलमी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा अपना मौक़िफ़ दिया है और कहा है कि लॉस एंड डैमेज यानी माहौलियाती नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जब हम खुद अपने जंगलात नहीं बचा सके तो दूसरों से हमदर्दी हम कैसी मांगे? जिन इलाकों से जंगलात गायब हुए, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, शेरानी, सवात, वहाँ के लोग आज अपना रोजगार, खुराक, इलाज, साया सब कुछ खो बैठे हैं। लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, अपनी सकाफत, कब्रें और रिवायात छोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लिए वहाँ से दरबदर हो रहे हैं। और ये सिर्फ दरख्त नहीं है, पूरे खानदान, पूरी बस्तियाँ, पूरी शनाख्त मिट रही है। और जब यही लोग शहरों की तरफ आते हैं तो शहर डूबने लगते हैं, क्योंकि वहाँ दरिया के रास्ते बंद हैं और कुदरत के बफर जोन के ऊपर प्लाजे खड़े हैं। अगर अब भी हम नहीं जागेंगे तो अगला सैलाब सिर्फ घरों को नहीं बहाएगा, ये हमारी इज्तमाई बका को बहाएगा। लिहाजा दरख्तों को सिर्फ लगाना नहीं है, बचाना है। टिम्बर माफिया को कानून के शिकंजे में लाना है। शहरों की मनसूबाबंदी में दरिया, नाले और दरख्तों की जगह वापस देनी है। अवाम में आगही और देही इलाकों में मुतबादिल ईंधन लाना है और कानून पे अमल दरामद और माहौलियाती जुर्म को जुर्म समझना है। हम अक्सर कहते हैं दरख्त लगाओ जिंदगी बचाओ, लेकिन अब ये नारा नहीं, एक इंतबा है। दरख्त कटने का मतलब है कि पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, शहर डूबेंगे तो जनाजे उठेंगे। तो सवाल ये नहीं कि हमें दरख्त बचाने हैं या नहीं, सवाल अब ये है कि हमें खुद को बचाना है या नहीं। फैसला हमें आज करना है, क्योंकि कल शायद वक्त ना बचे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।